हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डी ब्लॉक के तत्वों को बोला जाता है संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के तत्वों को बोला जाता है आंतर संक्रमण तत्व। इंग्लिश में बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा कि एफ ब्लॉक के तत्वों का स्थान संक्रमण तत्व। देखिए, आप जहाँ पे डी ब्लॉक को आवर्त सारणी में जब देखेंगे तो वहाँ पे डी ब्लॉक में आपको लैंथेनम और एक्टिनियम दोनों जो है डी ब्लॉक के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से एफ ब्लॉक के तत्व का स्थान संक्रमण तत्व के भीतर होता है, मतलब अंदर होता है, इसलिए इन्हें आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो संक्रमण तत्व है उनको संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी या क्यों कहा जाता है इनको संक्रमण तत्व, इसको देख लेते हैं। तो वह तत्व जिनकी मूल अवस्था अथवा किसी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसके डी कक्षक जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे अपूर्ण रूप से भरे होंगे। ठीक है, या फिर इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या कहा जा सकता है कि जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से या अपूर्ण रूप से भरे हों वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको संक्रमण तत्व कहने का कारण क्या है कि संक्रमण तत्व जो अत्यंत विद्युत धनी मतलब एस ब्लॉक और अत्यंत विद्युत ऋणी मतलब पी ब्लॉक, ठीक है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों के मध्य संक्रमण का कार्य करता है, इन दोनों के बीच स्थित होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो n-1 D 1 to 10, ठीक है, NS 0 to 2, ठीक है, मतलब 0 से लेके 2 तक का। अब देखिए संक्रमण तत्व जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 3 से लेके 12वें समूह तक होता है और आवर्त में बात करें तो चौथे आवर्त से ये शुरू होते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखिए पीरियोडिक टेबल से ये तीसरा समूह स्टार्ट है, तो यहाँ से संक्रमण तत्व स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक है। ठीक है, तो तीसरे समूह से लेके 12वें समूह तक। और अगर आवर्त की बात करें तो ये प्रथम आवर्त, ये द्वितीय आवर्त, ये तृतीय आवर्त और चतुर्थ आवर्त। ठीक है, तो मतलब चौथे आवर्त से ये स्टार्ट होते हैं, चौथा आवर्त, पांचवा, छठवां और ये सातवां। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज होते हैं ये। और ये जो नीचे में है ये जो है ये संश्लेषित एलिमेंट्स हैं जिसको मानव निर्मित बनाया गया है। ठीक है, मानवों ने बनाया है। तो इस तरह से ये चौथे आवर्त से शुरू होते हैं। अब बात किया जाए तो संक्रमण श्रेणी का वर्गीकरण, तो संक्रमण श्रेणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है 3D संक्रमण श्रेणी, क्योंकि इस संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत जितने भी तत्व होंगे उनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3D कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको 3D श्रेणी भी कहा जाता है और इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3D श्रेणी का, 3D 1 to 10, 4s 1 to 2। ठीक है, और इसमें अपवाद हो जाएगा क्रोमियम और कॉपर का, क्योंकि ये अपवाहों के नियम का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, मैं आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाऊंगी तब बताऊंगी इसको। 4D में क्या हो जाएगा, 4D संक्रमण श्रेणी को द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसके जस्ट 3D के जस्ट नीचे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 4D से स्टार्ट होगा, क्योंकि इनके जो बाह्यतम वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4D में एंटर करेंगे, इसलिए। ठीक है, तो इनको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। और ये जो लास्ट वाला है इसका ज़्यादा अध्ययन करना ही नहीं है, हमको सिर्फ ये 3 श्रेणियों के बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय के बारे में। ओके, अब देख लेते हैं इनकी प्राप्ति और उपलब्धता। तो देखिए ये जो संक्रमण तत्व है ये मुक्त या संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। रासायनिक रूप से कम क्रियाशील धातु जैसे कि रुथेनियम, रुबिडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम और प्लेटिनम, ये जो होंगे मुक्त अवस्था में होंगे। और देखिए Au मतलब गोल्ड होता है, Ag मतलब सिल्वर। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर और कुछ अन्य धातुएं जो होती है संयुक्त अवस्था में जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड या कार्बोनेट एस्क के रूप में मिलते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D, 4D और 5D का उसको एक बार और दिखा देती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे 3D वाले के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं और यहाँ पे 4D के और यहाँ पे 5D के। ठीक है, ये जो डार्क लाइन में लिखा हुआ है ये अपवाद है, क्योंकि ये अपवाओं के नियम का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इनको स्थायी चाहिए, ठीक है, स्थायित्व चाहिए, इसीलिए इन्होंने अपवाओं के नियम का उल्लंघन किया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 3D श्रेणी के जो होंगे वो 3D से स्टार्ट होंगे और 4S। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4D के लिए 4D और 5S, और यहाँ पे 5D के लिए क्या हो जाएगा 5D और 6S। ठीक है, आप ये जो है अपनी बुक से देख के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम और Ag मतलब सिल्वर के लिए कारण बताया गया है कि अपवाओं के नियम का उल्लंघन क्यों करते हैं। देखिए, कोई सा भी तत्व तब स्थायी होगा जब उसके D कक्षक जो होंगे आधे भरे होंगे या तो पूरे भरे होंगे। ठीक है, क्या होंगे? D ऑर्बिटल की अर्धपूरित मतलब D5 अथवा D10 अवस्था में स्थायित्व अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पे क्रोमियम का देखिए 3D5, तो ये 3D5 D5 वाले में स्थायी होगा या तो D10 वाले के में स्थायी होगा। जैसे कि होना चाहिए 4 होना चाहिए, बट ये इस कंडीशन में स्थायी नहीं होगा, ये इस कंडीशन में स्थायी होगा, इसलिए ये अपवाओं के नियम का उल्लंघन करते हैं। ओके, तो रीज़न बस इतना ही है कि D ऑर्बिटल की अर्धपूरित मतलब D5 वाले या फिर D10 वाले अवस्था में ये अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए ये नियम का उल्लंघन करते हैं। अब आ जाते हैं संक्रमण श्रेणी के गुणों में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या पहले तो कम होती है, फिर लगभग स्थिर हो जाती है, और लास्ट के श्रेणी में मतलब श्रेणी के जो अंतिम में जो सदस्य होंगे, अंतिम तत्व जो होंगे, उनका जो परमाणु त्रिज्या है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए? पहले क्या होगा? पहले तो कम होगा, ठीक है, फिर बीच में स्थिर हो जाएगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, और फिर लास्ट के जो तत्व होंगे उसका परमाणु त्रिज्या सडनली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि प्रभावकारी नाभिक आवेश परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है, जो 4s इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण को बढ़ाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा है कि डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या पहले तो कम होती है, फिर स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो पहले कम होती है वाले का रीज़न बता देते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जैसे स्कैंडियम का है 21, ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम का आता है, ये 22 हो जाएगा। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, क्या बोला जा रहा है? नाभिक का आवेश भी क्या होता? बढ़ेगा। तो अगर नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? 4s जो होगा, ठीक है, 4s लास्ट में होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, इसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम होगी, क्योंकि ये इसको आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो कम हो गए। बीच में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। कहा कि फिर बीच में क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। तो स्थिर क्यों होगा यहाँ पे बताया गया है। देखिए, इसके पहले जो होगा 3D वाला रहता है, ठीक है, इसके पहले 3D कक्षक होगा, उसके बाद 4s कक्षक होगा। तो ये क्या करेगा कि इसके प्रभाव को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, मतलब ये जो नाभिक का आवेश होगा ये यहीं तक रुक जाएगा, इस साइड पे जा ही नहीं पाएगा। तो अगर यहाँ तक नहीं जा पाएगा तो वो उसको खींच भी नहीं पाएगा, इसीलिए बीच में क्या होगा? जो तत्व का जो परमाणु त्रिज्या होगा वो स्थिर रहेगा। लेकिन जब लास्ट के जो तत्व होंगे, मतलब जिंक वाला जो होगा, प्रथम अगर श्रेणी की मैं बात करूँ तो जो अंतिम सदस्य होगा जिंक वाला, वो उसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्षकों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए उसकी त्रिज्या सबसे अधिक होगी। और उसके साथ साथ जिंक का जो 3D वाला भाग होता है, मतलब डी कक्षक जो होता है, वो पूरी तरह से भरा होता है, जिससे आपसी इलेक्ट्रॉनों का विकर्षण बढ़ता है या फिर प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि देखिए, प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्योंकि पूर्ण भरे डी कक्षकों के बीच प्रबल अंतर मतलब आपसी इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो हैं पूरे पूरे फिलअप होते हैं, उनके जो डी कक्षक होते हैं वो पूरी तरह से भरे होने के कारण उनमें आपसी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण जो नाभिक होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, और जिसके कारण उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है या फिर ज़्यादा होती है।
देखिए संक्रमण श्रेणी के तत्व में जब अगर हम समूह में नीचे जाएंगे, मतलब इस तरह से ऐसे नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। सिंपल सा रीज़न है इसका, क्योंकि बाह्य कोश की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्कैंडियम का 21 है, ये ट्रियम का 39 है। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रही है, कक्षकों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होगी। तो कक्षकों की संख्या में वृद्धि होगी तो आकार क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने लायक है, ये है प्रथम श्रेणी। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड श्रेणी वाला है, ये थर्ड श्रेणी वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड और थर्ड का जो परमाणु त्रिज्या का मान होगा वो लगभग इक्वल होगा। ठीक है, लगभग समान होगा। इनके जो सारे तत्व होंगे, इनकी परमाणु त्रिज्या के मान जो होंगे लगभग समान होंगे। इसका कारण है लैंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, मतलब ये जो है लैंथेनम, इसमें लैंथेनाइड संकुचन होता है, जिसके कारण नाभिक का आवेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नाभिक का आवेश ज़्यादा होने के कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे ये तीनों श्रेणियों को दिया गया है। ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी और ये 5D श्रेणी। इनके परमाणु त्रिज्या का मान यहाँ पे दिया गया है। जैसे स्कैंडियम का देखिए 44 है। उसके बाद अगर हम इस साइड पे जाएं तो देखिए ये जो है कम हो रहा है, परमाणु त्रिज्या का मान कम हो रहा है। 144 था, इसका 132, फिर 122। तो इस तरह से इस साइड जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। फिर बीच में देखिए लगभग स्थिर हो गया है। ठीक है, कांस्टेंट हो गया है। उसके बाद जिंक का देखिए लास्ट वाला सबसे अधिक हो गया है, फिर से बढ़ गया। ठीक है, तो इसका जैसे कि रीज़न बताया मैंने कि 4s इलेक्ट्रॉनों क्या होगा, नाभिक का आवेश ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो 4s इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए जैसे कि या तो जो 3D में 4s का जो बाहरी कक्षक वाला होगा वो उसको क्या करेगा, नाभिक अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए क्या होगा, त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा या कम होगा। ठीक है, फिर जो चौथा तत्व होगा, ठीक है, चौथे से लेके इस साइड के जो तत्व होंगे, 9वां तत्व, वहाँ तक क्या हो जाएगा, मान लगभग स्थिर हो जाएगा। क्योंकि ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण को 3D इलेक्ट्रॉनों का आवरण बढ़ने नहीं देता। मतलब 4s के आगे कौन होता है, 3D होता है। तो ये 3D क्या करेगा, नाभिक के आवेश को 4s तक बढ़ने नहीं देगा, जिसके कारण से त्रिज्या घटेगी नहीं, स्थिर रहेगी। ठीक है, फिर जो 10वां तत्व मतलब जो जिंक होगा, उसका त्रिज्या फिर से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसके जो डी कक्षक होंगे, देखिए ये जिंक का है ना, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके जो डी कक्षक हैं ये पूरी तरह से भरे हुए होंगे, जिसके कारण क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का आपसी विकर्षण बढ़ जाता है और उनका परमाणु त्रिज्या जो है बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी के अंत में जो लास्ट वाले होंगे, उनमें परमाणु त्रिज्या में थोड़ी सी वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण भरे डी कक्षक के बीच प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इनके जो होंगे डी कक्षक पूरी तरह से भरे होंगे, जिसके कारण नाभिक में बिल्कुल आवेश नहीं होगा और इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि से नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से यह आकर्षण बलों को दबाकर प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, आपको मेन जो चीज़ है वो यहीं तक याद रखनी है। अब देखिए इस समूह में हम ऊपर से जब नीचे जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी की तुलना में द्वितीय श्रेणी का परमाणु त्रिज्या का मान ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए प्रथम श्रेणी का 144 है, तो दूसरे वाले का क्या है, 180 है ना। लेकिन देखिए दूसरे वाले का और तीसरे वाले का 4D और 5D का लगभग क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, लगभग इनके मान क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक एक नंबर के जो होंगे आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, बाह्य कक्षकों में वृद्धि होने से आकार में भी वृद्धि हो जाता है। और यहाँ पे इन दोनों का इक्वल होने का रीज़न ये है लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, द्वितीय और तृतीय संक्रमण धातु के तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, लगभग समान हो जाती है। ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण उस संकुचन में क्या होता है, नाभिक का आवेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसको लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको बहुत अच्छे से बाद में और समझा दूंगी, बट अभी जो है आपको ये परमाणु त्रिज्या वाला बहुत अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, पहले तो क्या होगा, 3D श्रेणी में इसका मान कम होता है, फिर लगभग स्थिर हो जाता है, फिर बाद में फिर से